नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। हमारी टीम ने आज भी आपके लिए कई सारी रिपोर्ट्स तैयार की हैं। कई सारी खबरें हमारे सामने आई थी रोज की तरह, लेकिन कुछ चुनिंदा खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज की एक्सरे रिपोर्ट आपके सामने। पहले बताऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुन चुन कर कैसे वार किया है और इस दौरान विपक्ष कहां पर चला गया, एक एक जानकारी आपको दूंगा। इसके बाद अंधविश्वास से विनाश हो रहा है। जिस तरह से सूरजपाल एक सत्संग बुलाता है, जमावड़ा रखता है और फिर हादसा हो जाता है। एक एक चीज की आज जानकारी देंगे आपको। एक्सरे रिपोर्ट पूरी बताएंगे कि क्या है इसके पीछे का सच। और आखिर में बात करेंगे क्या हिंदू अल्पसंख्यक बन जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ऐसा ऑर्डर, एक ऐसी टिप्पणी आई है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। इन तीनों खबरों का रुख करें उससे पहले आज न्यूज का एक्सरे आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि शुरुआत में कर रहा हूं एक अच्छी खबर से। अच्छी खबर क्या है दर्शकों, आइए पहले आपको वही बता दें। दर्शकों, अब से महज 10 घंटे बाद भारतीय क्रिकेट टीम अपने वतन की धरती पर कदम रखेगी, यानी देश में पहुंचने वाली है। बारबाडोस से खिताबी जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हर भारतीय उनके स्वागत के लिए उनके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पूरा देश टीम इंडिया के लिए पल के बिछाए बैठा है। भारतीय क्रिकेट टीम बारबाडोस से खिताबी जीत के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गई है और टीम इंडिया को वहां से लाने के लिए बीसीसीआई ने एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट भेजी है। टीम इंडिया कल सुबह 6 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। खबरें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीम इंडिया से कल सुबह 11 बजे नाश्ते पर मुलाकात करेंगे और इसी के बाद टीम इंडिया मुंबई जाएगी। वहां से खुली बस में करीब 1 से 2 किलोमीटर का खिलाड़ियों के साथ विक्ट्री परेड निकाली जाएगी। बताया यह भी गया कि यह परेड नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम के बीच होगी। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों को 125 करोड़ रुपए की प्राइज मनी दी जाएगी। दरअसल टीम इंडिया के लौटने के लिए सभी को लंबा इंतजार करना पड़ा, आपको, हमको। रोहित शर्मा, विराट कोहली और युजवेंद्र चहल समेत सभी चक्रवाती तूफान बैरल के कारण बारबाडोस में फंस गए। इसी वजह से खिलाड़ियों को देश लौटने में देरी हुई है, लेकिन अब देश उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब मैं खबरों में आगे बढ़ूं उससे पहले कुछ फैंस हैं जो भारतीय टीम के स्वागत के लिए तैयार है। वो क्या कह रहे हैं सुनिए, इसके बाद तमाम खबरें। भारत के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है और उन लोगों को, सारे लोगों को जो खिलाड़ी खेले, मन से खेले हैं, सबको बहुत बहुत भारतवासियों की तरफ से शुभकामनाएं। सबसे पहले तो पूरी टीम को मेरी तरफ से मुबारक। पहले तो मैं उनको, टीम इंडिया को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। ये ऐतिहासिक जीत थी और इस जो टीम इंडिया आ रही है, ये इनका बहुत स्वागत किया जाएगा। इस तरह इन लोगों ने हम लोगों को वर्ल्ड कप दिलाया, अपने इंडिया वर्ल्ड कप दिलाया, बहुत खुशी वाली बात थी। वाकई में बहुत अच्छी बात है और इनका मैं खुशी अपने दिल से अभिनंदन करता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश के राजधानी टीम इंडिया यहाँ भी आकर लोगों का अभिवादन करे और लोग देखे, मिले सबसे। तो सब स्वागत के लिए तैयार। आइए रुख करते हैं आज की हमारी एक्स्ट्रा रिपोर्ट की तरफ। आज की पहली रिपोर्ट क्या कहती है, आइए आपको बताता हूं। हमारी पहली रिपोर्ट आपके सामने बताऊंगा आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण में किस किस को घेरा। इसके बाद बताऊंगा राज्यसभा से विपक्ष क्यों भाग गया, यह भी जानकारी दूंगा। और आखिर में बताऊंगा संसद में गतिरोध से आपको क्या नुकसान होगा दर्शक, क्योंकि आपके मुद्दे कहां जाएंगे, ये सवाल बनाओ। संसद में गतिरोध की तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं दर्शक। लगातार वहां से शोर शराबा और हंगामा सामने आ रहा है, लेकिन अब मैं आज आपको ये 2 तस्वीर दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर है राज्यसभा की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाषण दिया, कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप ये देखिए कल की तस्वीर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष निरंतर हंगामा करता रहा। शोर शराबा आपने भी कल सुना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे भाषण में यह सब हुआ। इस तस्वीर को जरा बड़ा कीजिए, मैं बताता हूं क्या है इसके अंदर, क्या है खास, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी पिला दिया। यह आप तस्वीर देखिए। कल जब लोकसभा के भीतर प्रधानमंत्री का भाषण शुरू हुआ तो विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन मोदी की मानवता देखिए आप। उन्होंने हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों को पानी ऑफर किया। देखिए आप, इस दौरान हंगामा कर रहे एक सांसद ने
प्रधानमंत्री मोदी के हाथ से पानी का गिलास लिया और फिर पूरा पिया। लोकसभा की यह तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग मोदी की मानवता की तारीफ कर रहे हैं। यह तो आपने देख लिया दर्शक, लेकिन इसके तरफ एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह देखिए, एक तस्वीर जहां राहुल गांधी अपने साथी सांसदों को उकसा रहे हैं। कैसे उकसा रहे हैं आप देखिए जरा, हाथ उठा रहे हैं कि आप आगे जाइए, वेल में जाइए। यह संसद के अंदर की तस्वीर है दर्शक, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि इसके बाद ही हंगामा और जोर से शुरू होता है। स्पीकर ओम बिड़ला टोकते भी। और यह दूसरी तस्वीर जहां राहुल गांधी हूटिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहां पर राहुल गांधी यहां पर हूटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से हूटिंग हो रही है, जरा एक बार फिर से इस तस्वीर को बड़ा करके दिखाइए दर्शकों को। कैसे हंगामा हो रहा है, कैसे राहुल गांधी उकसा रहे हैं, ये देखिए जरा, एक एक करके दोनों तस्वीरों को देखिए जरा। राहुल गांधी कैसे सांसदों से बोलते हैं कि आप आइए, इशारा करते हैं। इन तस्वीरों को जरा आप देखिए, देखा आप कैसे सांसदों को बुलाया गया। तो क्या यह पहले से ही सोचा समझा गया था कि हंगामा किया जाएगा? और इस हंगामे के बाद किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी पिलाया, उसी पर यह रिपोर्ट देखिए। देश की जनता ने तीसरी बार कांग्रेस को विपक्ष में बैठा दिया है। कांग्रेस को जनता ने थोड़ा मजबूत जरूर किया, लेकिन उसका सीधा असर सदन की कार्यवाही पर पड़ रहा है। इन दो तस्वीरों को देखिए, कैसे विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में बाधा डालने की पूरी कोशिश कर रहा है। पहली तस्वीर कल लोकसभा की। यहाँ जैसे ही प्रधानमंत्री अपने भाषण के लिए शुरू हुए, विपक्ष ने हंगामा किया। हैरानी की बात यह कि नेता विपक्ष बने राहुल गांधी विपक्षी सांसदों को हंगामे के लिए उकसा रहे थे, हूटिंग कर रहे थे। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने नेता विपक्ष के इस व्यवहार पर नाराजगी जाहिर की। दूसरी तस्वीर आज राज्यसभा की, जहां प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। 32 मिनट के भाषण के बाद विपक्षी सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। विपक्ष के इस रवैये पर सभापति जगदीप धनखड़ ने तंज कसा। साथ ही पीएम मोदी ने भी रणछोड़ कहा। विपक्ष की इन हरकतों से आप समझ सकते हैं कि विपक्ष सदन की कार्यवाही चलाने और जनता के मुद्दे उठाने के लिए कितना गंभीर है। ये सवाल तो उठ रहा है कि आखिर विपक्ष कितना गंभीर है। क्या जो मुद्दे आपसे जुड़े हुए उठाए जा रहे हैं उनमें कोई दम है, उनकी सच्चाई क्या है? केस आज हमारे सामने आ चुके हैं। पहला केस क्या कहता है? राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बताया, संविधान बचाने की उन्होंने बात कही। राहुल ने अपनी नैतिक जीत भी बताई कि हम जीत गए नैतिकता पर। अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी ने भ्रम फैलाया। किसानों की एमएसपी पर राहुल गांधी ने गुमराह किया और मणिपुर हिंसा को लेकर भी झूठ बोला। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, केस 2 आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के बयान को हिंदू समाज का अपमान बताया। संविधान के लिए जनता ने हमें चुना, यह आज भी प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल को बालक बुद्धि भी कहा। कांग्रेस अग्निवीर योजना पर झूठ फैला रही है, आज प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। एमएसपी ने किसानों को सामर्थ्य बनाया है, यह प्रधानमंत्री ने कहा। और मणिपुर हिंसा पर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तथ्य रखे हैं। लेकिन आप सोचिए, पहले लोकसभा में किस तरह से हंगामा हुआ यह आपने देखा। उसके बाद आज मौका था राज्यसभा का। कल हंगामा हो रहा था, लेकिन कैसे विपक्ष राज्यसभा की कार्यवाही को बिगाड़ने के लिए आया, आपको मैं अब वो दिखाता हूं। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष पर चुन चुन कर एक एक मुद्दे पर धोया है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? आज प्रधानमंत्री ने जमकर धुलाई की, जिसे विपक्ष ज्यादा देर झेल नहीं पाया। यही वजह है दर्शकों, पीएम मोदी के 32 मिनट के भाषण के बाद विपक्ष ने हंगामा किया और वॉकआउट कर दिया। इन तस्वीरों में देखिए आप जरा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष जब भाग रहा था तब भी नहीं छोड़ते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के वॉकआउट पर क्या कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवाता हूं। सुनिए जरा क्या कहा पीएम। देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती।
से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। हमने एमएसपी में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। इतना ही नहीं, खरीद के भी नए रिकॉर्ड बनाए हैं। पहले एमएसपी की घोषणा होती थी, लेकिन किसानों से कुछ भी लिया नहीं जाता था, बातें बताई जाती थी। पहले की तुलना में अनेक गुना ज्यादा खरीदी कर करके हमने किसानों को सामर्थ्यवान बनाने का प्रयास किया। तो सुना, लेकिन राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग पर कांग्रेस की पोल खोल दी दर्शकों। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस राज में ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग होने की बात कही। पीएम मोदी ने सदन में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को कोट किया। साथ ही उन्होंने विपक्ष के संविधान बचाने वाले नैरेटिव पर प्रहार किया। किस तरह से उन्होंने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को कोट किया है, सुनिए। कांग्रेस एजेंसियों का कैसा दुरुपयोग करता है, ये मुलायम सिंह जी ने कहा था। और यहां इस सदन के माननीय सदस्य रामगोपाल जी को मैं जरा पूछना चाहता हूं कि रामगोपाल जी, क्या नेताजी कभी झूठ बोलते थे क्या? नेताजी तो सच बोलते थे। आदरणीय सभापति जी, मैं रामगोपाल जी को ये भी कहा जरा भतीजे को भी बताएं, क्योंकि उनको भी याद दिलाया कि राजनीति में कदम रखते ही भतीजे पर सीबीआई का फंदा लगाने वाले कौन थे, जरा याद दिला दें उनको, पता चलेगा। क्या आप भूल गए 1977 का चुनाव? अखबार बंद थे, रेडियो बंद थे, बोलना भी बंद था, और एक ही मुद्दे पर देशवासियों ने वोट किया था, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए वोट किया था। संविधान की रक्षा के लिए पूरे विश्व में इससे बड़ा कभी चुनाव नहीं हुआ है। और भारत के लोगों की रगों में लोकतंत्र किस प्रकार से जीवित है, वो 1977 के चुनाव ने दिखा दिया। लेकिन आप गुमराह कर रहे हो देश को। मैं मानता हूं कि संविधान की रक्षा का वो सबसे बड़ा चुनाव था, और उस समय देश की विवेक बुद्धि ने संविधान की रक्षा के लिए उस समय सत्ता पर बैठे हुए लोगों को उखाड़ करके फेंक दिया था। और इस बार अगर संविधान की रक्षा का चुनाव था, तो देशवासियों ने संविधान की रक्षा के लिए हमें योग्य पाया है। संविधान की रक्षा के लिए देशवासियों को हम पर भरोसा है। कहां अगर संविधान की रक्षा कोई कर सकता है तो यही लोग कर सकते हैं, और देशवासियों ने हमें जनादेश दिया है। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की बात कही, ये तो आपने सुन लिया, लेकिन आज कांग्रेस के आपातकाल की यादें भी प्रधानमंत्री ने ताजा कर दी है दर्शक। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने किस तरह जुल्म किए, ये किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर बार बार संविधान में संशोधन के आरोप लगाए और आंकड़े भी पेश किए हैं। ध्यान से सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आप। आपातकाल को मैंने बहुत निकट से देखा है। करोड़ों लोगों को कल्पना भार की यातनाएं दी गई है, उनका जीना मुश्किल कर दिया गया था। और जो संसद के अंदर होता था वो तो रिकॉर्ड पर है। भारत के संविधान की बातें करने वालों को मैं पूछता हूं, जब आपने लोकसभा को 7 साल चलाया था, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, वो कौन सा संविधान था
जिसको लेकर के आपने 7 साल तक सत्ता की मौज ली और लोगों पर जुल्म करते रहे, और आप संविधान हमें सिखाते हो 10 जनों आर्टिकल्स पर, यानी संविधान की आत्मा को छिन्न विच्छिन्न करने का पाप इन्हीं लोगों ने उस कालखंड में किया था। 38वां, 39वां और 42वां संविधान संशोधन, और उस संशोधन में यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में कहा जाता था। ये सब क्या था? आपके मुंह में संविधान की रक्षा शब्द शोभा नहीं देता है, ये पाप कर करके आप बैठे हुए लोग हो। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण में कई सारी बातें कही, लेकिन अब पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट हमने तैयार की है। सबसे पहले हम रुख करते हैं इतिहास का। क्या कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का इतिहास? आइए जरा आपको बता दें। इतिहास में सबसे पहले यह बात हमें पता लगी कि प्रधानमंत्री ने संसद में रिकॉर्ड बनाया है। कल लोकसभा में 2 घंटे 15 मिनट तक जवाब दिया अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव। आज राज्यसभा में 1 घंटे 50 मिनट तक जवाब दिया। इतना ही नहीं दर्शकों, 2023 में अविश्वास प्रस्ताव पर 2 घंटे 13 मिनट जवाब दिया था। 2016 में लाल किले से 1 घंटे 34 मिनट का भाषण था। इतना ही नहीं, 2015 में यह भाषण 86 मिनट तक चला था। तो ये भाषण का इतिहास हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अब वर्तमान में क्या हो रहा है? क्योंकि अगर गतिरोध बढ़ता रहेगा, एकदम से एक करके हंगामा किया जाएगा, तो वर्तमान में क्या हो रहा है? आइए, वर्तमान बहुत कुछ कहता है। पीएम के भाषण का आज विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। दर्शक, भाषण के बीच में से ही विपक्ष ने वॉकआउट किया। इतना ही नहीं, अब कल भी लोकसभा में हंगामा किया था, आज भी लोकसभा में हंगामा किया है। विपक्षी दलों के नंबर कमजोर हैं, कम है, इस वजह से दोनों सदनों में नंबर कमजोर हैं। क्या हंगामा किया जा रहा है? और विपक्ष ने अपनी गरिमा का ध्यान नहीं रखा है, यह भी वर्तमान कह रहा है। लेकिन अब बात भविष्य तक पहुंच गई है कि भविष्य क्या होगा। मैंने जो सवाल उठाया था कि आपका क्या लेना देना है इस गतिरोध से, आइए आपको बताता हूं भविष्य क्या कह रहा है। भविष्य में हम लोग आ चुके हैं। क्या कहता है भविष्य? हंगामे से जनता का यानी आपका नुकसान हो रहा है दर्शकों। और आज न्यूज का एक्सरे बता रहा है जनहित के मुद्दे इस वजह से अटक जाएंगे। ऐसा ही चलता रहा, नए नियम कानून नहीं बन पाएंगे क्योंकि गतिरोध बढ़ता जाएगा और सरकार की विकास योजनाएं भी लटक जाएंगी जो आपके लिए होती हैं। यूसीसी जैसे कानून अगर आए तो पास ही नहीं हो पाएंगे। सरकार के काम में विपक्ष रोड़ा अटकाता रहेगा, यह भी बात हमारा भविष्य बता रहा है। लेकिन अब यह गतिरोध क्यों नहीं थम रहा है? क्या हो क्या रहा है? किस तरह से एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है? पहले आपको वो सुनवा दूं। इसलिए वॉकआउट किया कि जो प्राइम मिनिस्टर अपना राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई। देखिए, आज देश देख रहा है, राहुल गांधी को अभी 99 सीटें मिली हैं और उन्होंने लोकसभा के अंदर गदर मचा रखा है। किस तरह से उन्होंने तार तार कर दी लोकसभा की मर्यादा को। इससे पता चलता है कि देश के लोग इनको मैंडेट क्यों नहीं देते। देश के प्रधानमंत्री एक तरफा झूठ बोल रहे थे, हमें अपना पक्ष रखने नहीं दिया जा रहा था। भारत के लोकतंत्र को, आरक्षण व्यवस्था को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुचलना चाहते हैं। इसलिए हम सब लोगों ने वॉकआउट करके प्रधानमंत्री के झूठे बेबुनियाद भाषण का बहिष्कार किया। तो सुना आपने किस तरह से निशाना साधा जा रहा है, ये गतिरोध चलता रहेगा। लेकिन आज की एक्सरे रिपोर्ट में मैंने जो सवाल उठाए थे, उम्मीद करता हूं कि सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अब हमारी नेक्स्ट स्टोरी क्या है, आइए जरा रुख करते हैं। ये आज की हमारी स्टोरी है और मैं कह रहा हूं दर्शकों, ये बाबा नहीं है, ये बाबा नहीं है। सूरजपाल का सच क्या है आज मैं आपको बताने वाला हूं। और साकार हरि पर योगी वर्सेस अखिलेश क्यों हो रहा है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और हाथरस हादसे की पूरी एक्सरे रिपोर्ट हमारी टीम ने आपके लिए तैयार की है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन किस तरह से हादसा हुआ हाथरस में, वो तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी।
लेकिन आज तस्वीर से इतर मैं एक बात आपसे करना चाहता हूं। ये आप देखिए टीवी स्क्रीन पर जो मेरे बाईं ओर आपको नजर आ रहा है, ये है बाबा, लेकिन मैं इसे बाबा नहीं सूरजपाल जाटव कहूंगा क्योंकि इसका नाम है वो सूरजपाल जाटव जो 121 जिंदगियों का कसूरवार है। सवाल यही है सबसे बड़ा, वो सूरजपाल जाटव जो अंधविश्वास फैलाने की दुकान चला रहा, वो सूरजपाल जाटव जिसके कारण किसी ने अपनी मां खो दी, किसी ने अपना बच्चा खो दिया, किसी ने अपनी पत्नी, किसी ने अपना सब कुछ गंवा दिया। ये वही सूरजपाल जाटव है जो सैकड़ों घरों में पसरे मातम का कसूरवार है। सूरजपाल जाटव ने लोगों की आंख पर परमात्मा से मिलन की एक पट्टी बांध दी। आज उसी अंधविश्वास पर विश्वास करने की वजह से लोग इस दुनिया में नहीं है। अपने आप को भी ये भोले बाबा कहकर लोगों में मशहूर करने का काम करता है। ये यूपी पुलिस का हिस्सा था, नौकरी से वीआरएस ले लिया, भोले भाले मासूम लोगों को अपना शिकार बनाया और नतीजा क्या हुआ? लाखों की संख्या में अनुयायी सूरजपाल जाटव को पूजने लगे। लेकिन जब इन लोगों की जान पर बनाई तो ये सो कॉल्ड बाबा फरार हो गए, मिल नहीं पा रहे हैं, कहां चले गए? सबसे बड़ा सवाल यही है। और इसी से जुड़ी हुई पहले आपको रिपोर्ट बताता हूं कि आखिर इतनी बड़ी घटना घट गई, बाबा कहां फरार है, देखिए। हाथरस का कण-कण आज रो रहा है। लोगों के दिल बेइंतहा दर्द से भरे हैं। उनकी सांसें अपनों को खोने की सिसकियां ले रही हैं। आज वो उस दिन को कोस रहे हैं जब उनके अपने सूरजपाल जाटव के चक्कर में पड़े थे। खुद को बाबा कहने वाले इस बाबा को परमात्मा मानने लगे थे। आज चारों तरफ चीख पुकार मची है। ये लोग अपने करीबियों के पुरानी याद में खोए हैं और बाबा है कि इस भगदड़ के बाद से गायब है। सूरजपाल जाटव का किसी को अता पता नहीं है। बाबा की दूर दूर तक किसी को खबर नहीं है, न भनक है। सूरजपाल जाटव अंडरग्राउंड हो गया है। ऐसे लोग जो बाबा में जिनकी काफी ज्यादा श्रद्धा थी और अभी भी वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सेवा में उनकी मृत्यु हो गई, तो सवाल यही उठता है कि अगर भक्तों को इतना विश्वास बाबा पर था तो बाबा आखिर लापता क्यों हो गए हैं और आखिर कहां लापता हो गए हैं? कहा जा रहा है कि हालात बिगड़े तो बाबा मैनपुरी राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट में पनाह लेने पहुंचा। जहां हमारी टीम सूरजपाल के मैनपुरी वाले आश्रम पहुंची तो वहां कई बड़े खुलासे हुए। जो इनके सेवादार हैं, उनका सामान, उनके कपड़े, उनका सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि घटना जिस तरह से घटी है तो तमाम लोग भाग गए हैं। सबूत साक्ष्य कदम कदम पर मिल रहे हैं, लेकिन सवाल वही है, आखिर बाबा कहां छिपा है? सूरजपाल जाटव को पनाह किसने दी? सूरजपाल आखिर है कहां? यह सवाल पूछा जा रहा है प्रशासन से कि कहां है। सियासत के हर पन्ने पर घटना के कई सारे राज खुलते हैं। जब हम इन पन्नों को पलटते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच हाथरस के डीएम ने जिला अधिकारी को एक रिपोर्ट सौंपी आपकी टीवी स्क्रीन पर। एसडीएम की यह रिपोर्ट खुद को बाबा कहने वाले नारायण साकार हरि को लेकर कई खुलासे कर रही है दर्शकों। और इस रिपोर्ट में जो मैंने आपको दिखाई, एसडीएम ने बाबा के चेलों को धक्का मुक्की करने का दोषी बताया। लेकिन अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो किसी चैनल ने अभी तक नहीं दिखाया है, हमारे सहयोगी एसडीएम और डीएम से सीधा सवाल कर रहे हैं। देखिए आप किस तरह से डीएम और एसडीएम जवाब दे रहे हैं, दिखाइए। Mr. DM, you will have to answer my question. 121 lives have been lost. 121 lives have been lost. Why there is no FIR against Bole Baba? 24 hours have been passed. Why there is no FIR? 24 hours passed, but there is no arrest. Zero arrest हुए हैं। 24 घंटे पास हो चुके हैं, zero arrest हुए हैं। आप उनसे पूछना, आप गाड़ी छोड़िए। You are the SDM. You will have to answer the question. You are the SDM. You will have to answer the question. You can't do it like this. I'm just asking you one simple question. I'm just asking you one simple question. You can't do it like this. तो देखा, सवाल हमारे सहयोगी अकील पूछ रहे थे। उन्होंने बार बार पूछा, 121 जिंदगियां चली गई, आप आंसरेबल हैं, आप जवाब दें इसके लिए। लेकिन इसी बीच केस हमारे सामने आ गए, और ये केस इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहला, बाबा किस तरह से काम करता था। बाबा के कई सारे एजेंट काम करते थे दर्शकों। वो एजेंट्स पैसे देकर पहले से ही सेट कर लिए जाते थे, आरोप लग रहे हैं। एजेंट्स कहते थे कि बाबा की उंगली पर एक चक्र बना हुआ है, लेकिन वही बाबा सूरजपाल गांव की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया, जमीन कब्जा कर वहां पर आश्रम बनाया था,
आरोप तो ये भी है कि आश्रम में लड़कियां रहती थी, बाबा के कमरे में सिर्फ लड़कियों की एंट्री थी। इतना ही नहीं, इन कमरों में कुछ खास लोगों को ही जाने की इजाजत दी गई थी। सूरजपाल लग्जरी गाड़ियों से सफर करता था और बड़ी बात क्या है दर्शक, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर नहीं करवाता था, यानी गाड़ियां खास तौर पर भक्तों के नाम पर ही थी। बाबा नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल, किस तरह से 5 से 6 उस पर मामले दर्ज हैं यौन शोषण के, यह भी सामने आया है। यूपी पुलिस में रहते हुए यौन शोषण का आरोपी रहा है। एक और केस आपको बता दें, क्योंकि सूरजपाल जाटव पर शुरुआत में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एफआईआर में सूरजपाल का नाम ना होने पर सवाल उठे थे। आयोजकों और सेवादारों का नाम एफआईआर में शामिल किया गया है। बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर का नाम शामिल है। यह देव प्रकाश मधुकर हाथरस का ही रहने वाला है दर्शक। सत्संग में भीड़ उमड़ने का पहले से ही अनुमान भी लग गया था। भीड़ उमड़ने की बात को सेवादारों ने छिपा लिया, बताया ही नहीं। और सूरजपाल ने हजारों लोगों की वर्दीधारी फौज बनाई थी। 10,000 सेवादार हाथरस में तैनात थे और बाबा सूरजपाल की फोर्स 3 रंगों की यूनिफॉर्म पहनती थी। काले रंग की यूनिफॉर्म वाली फोर्स बाबा के साथ रहती दर्शक, सफेद रंग वाली फोर्स पंडाल के अंदर रहती और पिंक यूनिफॉर्म महिला सुरक्षा कर्मियों को दी गई थी। लेकिन सूरजपाल की फोर्स का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन भी करता था। बिना सैलरी के ये लोग वहां तैनात रहते और इस फोर्स की कोई ट्रेनिंग भी नहीं होती थी। आप देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य चल रहा था। किस तरह से साम्राज्य चल रहा था देख लिया आप। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से इसका खुलासा हुआ है, सरकार क्या एक्शन ले रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज क्या कुछ किया है। आइए जरा आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश हाथरस, जहां हादसा हुआ और हाथरस में बदइंतजामी प्रचंड दिख रही, लेकिन हाथरस में भगदड़ के कई घंटे बाद जो लोग मौत से जंग लड़ रहे हैं, जहां चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आपने तस्वीरें देखी, वहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए। आप तस्वीरें देखिए, जो सवाल उठ रहे हैं इन हालातों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सवेरे होते ही पहुंच गए। सीधे हाथरस जिला अस्पताल पहुंचकर उन्होंने हादसे में घायल लोगों का हालचाल जाना और डॉक्टर्स को सभी घायलों के इलाज के निर्देश दिए। यही नहीं दर्शकों, बरसते पानी के बीच मुख्यमंत्री घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्हें अधिकारियों ने घटना का पूरा ब्यौरा दिया। आप देखिए जरा, भगदड़ वाली जगह का उन्होंने मुआयना किया है। उन्होंने यह साफ कर दिया है कि साजिश करने वाले बचेंगे नहीं। शक की सुई पहुंच गई है सूरजपाल, लेकिन वो अभी फरार है दर्शक। सीएम योगी ने सर्किट हाउस में आज अधिकारियों के साथ बैठक भी की, पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी ली और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन की तैयारी कर ली है। क्या कहा है, सुनिए जरा। इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है। इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना। देखा आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह की घटना घटी उसके बाद इस पर सियासत भी हो रही है और बाबा के संग अखिलेश यादव का यह वीडियो सामने आ गया। किस तरह से एक्शन मोड में है सरकार, ये तो देख लिया आपने, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव का सूरजपाल जाटव के संग एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया और इस वीडियो में सूरजपाल और अखिलेश साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो कब का है इसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं पहुंच पाई। इसके अलावा सूरजपाल के मैनपुरी वाले आश्रम में सूरजपाल की एक फाइल मिली है जिसमें अखिलेश की एक फोटो भी है और इस फोटो के मुताबिक पिछले साल जनवरी में
अखिलेश यादव ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगा दी, लेकिन अब वो इस हादसे के बाद सरकार को घेर रहे हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है और अखिलेश ने इस पर सरकार को घेरा तो योगी ने भी कह दिया कि सबका पर्चा खोलेंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है। बीजेपी कितना घटिया काम कर सकती है, बीजेपी किसी भी नीचाई तक जा सकती है। चोरी भी और सीना चोरी भी, यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे, और मुझे लगता है उसके तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी। अब वक्त हो गया है हमारी पूरी एक्सप्रेस रिपोर्ट का। आइए आपको तुरंत बिना देर किए बताता हूं, इतिहास में लेकर चलता हूं। इतिहास क्या कह रहा है दिखाइए जरा। इतिहास में आ गया हूं। इतिहास कहता है उत्तर प्रदेश में पहले भी जानलेवा हादसे हुए दर्शकों। 1954 में इलाहाबाद कुंभ में 800 लोगों की मौत हो गई थी। 2010 में प्रतापगढ़ के मनगढ़ आश्रम में 63 लोगों की जान चली गई। 2013 में अर्धकुंभ के दौरान भी रेलवे स्टेशन पर 36 लोगों की जान चली गई थी। 2016 में वाराणसी के राजघाट पुल पर 25 लोगों की जान चली गई। यह हादसे निरंतर ऐसे ही होते रहे। 2019 में जय गुरुदेव समागम के दौरान भगदड़ मची, 14 लोगों ने जान गंवा दी। भगदड़ में मौत के बाद एनसीआरबी के आंकड़े भी काफी चौंकाते हैं हमें। लेकिन अब वर्तमान क्या कह रहा है घटना के बाद, आइए आपको लेकर चलता हूं वर्तमान। वर्तमान भी बहुत कुछ कहता है दर्शकों। क्या कह रहा है वर्तमान? सूरजपाल जाटव ने विशाल साम्राज्य बना रखा था और इतना ही नहीं, अंधविश्वास फैलाकर कई सारे अनुयायी बना लिए उसने। यूपी, दिल्ली, हरियाणा तक के लोग आश्रम में पहुंचते थे। आप सोचिए जरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक जाल फैला दिया। सत्संग के आयोजन में 5 बड़ी गलतियां की गई हैं। क्या किया? आयोजकों ने लोगों की संख्या छिपाकर रखी, ये नहीं बताया। इतना ही नहीं दर्शकों, भीड़ के हिसाब से कोई तैयारी नहीं की गई। ये हादसा इस वजह से हुआ है। कार्यक्रम में मेडिकल की कोई इंतजाम नहीं थी। इतने लोग आ गए लेकिन मेडिकल का कोई इंतजाम नहीं। सत्संग के दौरान सुरक्षाकर्मी मृतकों का ख्याल भी नहीं रख रहे थे। लेकिन भविष्य क्या कहता है इन हादसों के बाद? आइए रुक करते हैं भविष्य का। हम भविष्य में आ गए और इस तरह के हादसे पर हमारा भविष्य क्या बता रहा है। हाथरस हादसे से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, बाबा बागेश्वर ने भी सबक ले लिया है दर्शकों। 4 जुलाई को बाबा बागेश्वर का जन्मदिन है, लेकिन उससे पहले ही बाबा बागेश्वर सजग हो गए। वीडियो जारी कर उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील कर दी है। क्या कहा है? श्रद्धालुओं से बाबा बागेश्वर ने कहा है कि बाबा बागेश्वर के धाम पर ना आए, ये अपील की है। यानी भीड़ भाड़ वाली जगह से आप भी बचिए, आप भी मत जाइए। आप सुनाता हूं बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। आप लोगों के सुरक्षा के भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो जहां है वहीं से उत्सव मनावे। घर बैठकर हनुमान चालीसा, वृक्षारोपण करके उत्सव मनावे। आगामी गुरु पूर्णिमा जो 21 जुलाई की है, उसमें हम योजनाबद्ध तरीके से और व्यापक मैदान कम से कम जो है 30-40 एकड़ का रखेंगे। उस मैदान में योजनाबद्ध तरीके से आप सबके स्वागत का हम इंतजार करेंगे। तो आप भी भीड़ भाड़ वाली जगह से सावधानी बरते। एक बार फिर आपसे कह रहा हूं, कल फिर मुलाकात होगी न्यूज का एक्सप्रेस में। तब तक के लिए नमस्कार। लोन मिलेगा या नहीं, ये आपके क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करता है। तो आज ही अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें फ्री में पैसाबाजार.com।